वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। और आज हम हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है समास। ये संस्कृत बच्चों के लिए तो खैर ज़रूरत नहीं हो सकता, लेकिन जो हिंदी के बच्चे हैं जो 9th में हिंदी लेंगे या हिंदी पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपका ग्रामर सिलेबस, आप 9th का सिलेबस आप देख चुके हो, उसमें एक टॉपिक है समास, जिसमें से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक होता है तुम्हारा अलंकार, जिसमें से 4 पूछे जाएंगे, और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, इसमें से 4। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समास को तुम जानते हो, जब हम छोटे क्लास में तो उस समय से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे समास क्या होता है, ठीक है, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा देखो, मैं पहले तुम्हें देखो, परिभाषा हमें कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, परिभाषा क्या होता है, समास क्या होता है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ, समास का मतलब होता है, जो शाब्दिक अर्थ है समास का, उसका अर्थ है संक्षेप, संक्षिप्तीकरण, मतलब संक्षेप में लिखना, छोटा करके। जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्द मिलके एक नया छोटा शब्द बनाते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, तो समास, अच्छा 3 वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है, वनवास, राजा रानी, राज पुरुष। ठीक है, अब इसका मीनिंग, चलो पहले का मैं बता रहा हूँ, वनवास, वन में वास। ठीक है, अब दूसरे दोनों का आप सोचो, उसका मीनिंग मुझे बताओ। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। अच्छा देखो, अभी आप लोग सोच लिए होगे इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ कैसे निकल रहा है। देखो, वनवास, वन में वास, राजा रानी, राजा और रानी, राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो हमने तो क्या किया है, हमने तो सिर्फ इसका अर्थ ही लिखा है। ठीक है, इसका अर्थ हमने यहाँ पे लिखा है, इसी को कहते हैं समास। ठीक है, जो ये वाले वर्ड्स हैं, ये इसको हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। ठीक है, और ये क्या है? विग्रह। ठीक है, हमने समास का विग्रह किया, मतलब देखो, वन में वास, वन में वास यानी वनवास, राजा और रानी, इसको हमने एक छोटा सा वर्ड बनाया, राजा रानी। राजा का पुरुष, इसको छोटा किया, राजपुरुष। ठीक है, तो इसको हमने कहा, ये जो वर्ड्स हैं इसको हम समास कहते हैं और समस्त पद कहते हैं। इसका जब हम इसका मीनिंग लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं विग्रह। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम समस्त पद, पद तुम्हें पता है क्या होता है? पद क्या होता है? देखो, जब कई सारे अक्षर मिलके एक कोई सार्थक वर्ड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं शब्द। और यही शब्द जब 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, ठीक है, या फिर उपवाक्य बनाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पद। तो इसलिए जो है यहाँ पे देखो 2 शब्द हैं, वन है, वास है, या राजा रानी, 2 शब्द हैं, जब मिल जाते हैं तो पद बनते हैं। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, इस तरह के शब्द को हम बोलते हैं समस्त पद। और जब इसको विग्रह करते हैं, इसको बोलते हैं, इसका मीनिंग जब लिखते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं समास का हमने विग्रह किया। ठीक है, संधि का विच्छेद करते हैं और समास का विग्रह करते हैं। ठीक है, मैं अभी तुमको समास का भेद बताता हूं। देखो बच्चों, समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कहीं कहीं पे ये व की जगह व भी लगा होता है, वो भी सही होता है। ठीक है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ऐसे तो समास हमारे सिलेबस में 6 दिए हैं, द्वंद्व और द्विगु और कर्मधारय। लेकिन ये द्विगु और कर्मधारय समास, देखो मैंने यहाँ एरो मार्क किया, ये तत्पुरुष समास के ही वेद हैं, लेकिन किसी किताब में अलग अलग दिए हैं। तो हम ये 6 के 6 समास पढ़ेंगे। तो पहले मैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि बताता हूँ, उसके बाद तुमको द्विगु और कर्मधारय भी बता देता हूँ। ठीक है, ये इसी तत्पुरुष समास में ही आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं अभी मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, ये जो इसका परिभाषा तो कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस क्रम में इसको याद रखोगे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो उस क्रम में याद रखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, मैंने संक्षेप में लिख दिया है इसका परिभाषा। ठीक है, ऐसे परिभाषा कोई पूछेगा नहीं, फिर भी तुम्हें याद रह जाएगा। अगर हम इस क्रम में इसको याद रखें तो हमें याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले अव्ययीभाव मैंने लिखा है जिसमें पहला पद प्रधान हो, तत्पुरुष में मैंने लिखा है जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, द्वंद्व में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और बहुव्रीहि में जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, मतलब दोनों ही प्रधान ना हो। ठीक है, प्रधान मतलब मेन, इंपोर्टेंट,
ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो पद क्या होता है। देखो यहाँ पे पद मैंने बोला जब दो शब्द किसी क्लॉज में या फिर किसी उपवाक्य में वाक्य में जोड़ते हैं तो हम उसको पद कहते हैं। तो यहाँ पे दो शब्द है, राजा और पुरुष, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, दो पद है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, राजपुरुष, मैंने कहा राजपुरुष, तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो सकता है? देखो राजा या पुरुष, ठीक है। तो मैं अगर कहूं देखो वो राजपुरुष आ रहा है, तो राजपुरुष मैंने कहा राजा का पुरुष, ठीक है। जब हम इसका अर्थ देख रहे थे तो राजा का पुरुष, देखो राजा का पुरुष आ रहा है मतलब राजा तो नहीं आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है, पुरुष आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पुरुष है प्रधान, इसमें जो है पुरुष प्रधान। तो हम यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वो क्या है? तत्पुरुष। तो ये तुम्हारा तत्पुरुष समास हुआ, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, राजा रानी। देखो राजा रानी, इसमें इंपोर्टेंट कौन है? कौन सा शब्द इसमें इंपोर्टेंट है? दो शब्द हैं, दोनों ही इसमें प्रधान है, राजा का भी इंपोर्टेंस है, रानी का भी, ठीक है। जिसमें दोनों पद प्रधान है उसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इसको क्रम से याद रखेंगे, देखो इस क्रम से, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका परिभाषा हम लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं। कोई पूछे तो हमें इसका परिभाषा भी बताना आना चाहिए, ठीक है। तो अव्यय समास जिसमें पहला पद प्रधान, तत्पुरुष जिसमें दूसरा, द्वंद्व जिसमें दोनों प्रधान, और बहुब्रीहि में जिसमें कोई पद प्रधान ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ। देखो बच्चों, देखो सबसे पहले हम द्वंद्व समास से शुरू करते हैं, ठीक है। 3 नंबर में था द्वंद्व समास, इससे शुरू करते थे, इसको समझना आसान है, ठीक है। तो द्वंद्व समास, देखो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये है समस्त पद, भाई बहन, इसको मैंने यहाँ पे जब विग्रह किया तो क्या हुआ? भाई और बहन, ठीक है। इस तरह से पाप पुण्य, पाप और पुण्य। द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है? जब हम इसको विग्रह करेंगे तो बीच में या तो और आएगा या फिर या आएगा, ठीक है। देखो लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? और या फिर या, ठीक है। एक तो या फिर तुम उसको वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है, तुम्हें पहचान आ जाएगा। नहीं तो क्या करना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, भाई और बहन, इसको समझो, समझने में कैसे? यहाँ पे लिखा है थोड़ा बहुत, यहाँ पे लिखा है भाई बहन। इसी तरह से लव कुश, राम लक्ष्मण, इसमें क्या होता है? बीच में अगर हम बोलेंगे देखो भाई बहन आ रहे हैं, तो हम कैसे बोलेंगे? भाई और बहन दोनों आ रहे हैं, या तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा चलो सब्जी में थोड़ा बहुत नमक डाल दो, थोड़ा बहुत मतलब देखो थोड़ा या बहुत, ठीक है। तो या ये नहीं बोल सकते हो थोड़ा और बहुत, थोड़ा और भी डालो और बहुत भी डालो, दोनों चीज तो नहीं हो सकता, या तो थोड़ा डालो या तो बहुत डालो, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से रात दिन, रात और दिन, भला बुरा, भला या बुरा, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, गुण दोष, गुण और दोष, ऊपर नीचे, ऊपर या नीचे। तो ध्यान रखना, द्वंद्व समास का जब हम विग्रह करते हैं तो बीच में हमारा या तो और आएगा या तो फिर या आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलो बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं अपना अगला जो है समास, वो है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास क्या है? जिसमें हमने पहले क्या कहा था इसका परिभाषा में, जिसमें कोई पद प्रधान ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है दशानन, ठीक है, दशानन, दस और आनंद, दस एक शब्द है और आनंद, लेकिन ये कोई प्रधान नहीं है। जब ये जुड़ते हैं, जो तुम्हारा देखो दस और आनंद, ये दस सा बदल गया, देखो दस और आनंद, ये दोनों पद हैं, लेकिन दोनों पद में कोई पद प्रधान नहीं है। लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो एक नया पद बनता है, वो प्रधान बन जाता है, ठीक है। जैसे दस से आनंद जिसका, इसको हम कहते हैं दशानन, ये तुम्हारा समस्त पद है। तो दशानन, दस से आनंद जिसका, किसको हम कहते हैं? रावण को। तो रावण जो है तुम्हारा यहाँ समस्त पद है, सॉरी समस्त पद क्या, दशानन है, लेकिन किसके बारे में बता रहा है? ये रावण के बारे में। तो जो समस्त पद है वो प्रधान बन जाता है, दोनों पद प्रधान नहीं, दोनों पद जब मिल जाते हैं और जो समस्त पद बनता है वो तुम्हारा प्रधान बन जाता है। इसी तरह से देखो यहाँ पे लिखा है महावीर, महा, महान और वीर, ये दोनों में कोई प्रधान नहीं है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? महान है वीर जो, इसको हम कहते हैं हनुमान, महावीर यानी हनुमान। इसी तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कि कौन होता है ये? विष्णु। नकटी, नाक कटी है जिसकी, ये है शूर्पणखा। गजानन, गज के समान है आनंद जिसका,
ठीक है, यानी गणेश, गज यानी हाथी। तो अच्छा, इसको पहचानने का एक और तरीका है, कैसे पहचानेंगे? देखो, अंत में जिसका, जिसके, जिसकी, जिसने या फिर जो, इस तरह से शब्द आते हैं तो हम उसको बोलते हैं ये तुम्हारा बहुब्रीहि समास। देखो यहाँ पे जिसके, जो, ठीक है, जिसका, इस तरह के शब्द अगर दिख जाए, जरूरी नहीं है, 99% इस तरह के शब्द में दिख जाएगा, ठीक है। ये तो कभी कभी वाला भी आता है, लेकिन बाद में बताऊंगा उसको। अभी तुम्हें इतना ध्यान रखना कि अंत में जिसका, जिसके, इस तरह शब्द आएंगे तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। आगे चलते हैं आप। चलो बच्चे, जो अगला समास है तो वो है तुम्हारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में मैंने दो समास तो पहले ही कह दिया था तुम्हें, उनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी और भी तत्पुरुष समास होते हैं, ठीक है। तो कारक चीज, कारक के बारे में तुम्हें पता ही है, ठीक है, कारक और कारक के विभक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो हमारे कारक कितने होते हैं? 8, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। एक कारक कहाँ छूट गया? एक मिनट, अच्छा, एक कारक छूट गया था। तो हमारे कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है करे, ठीक है। तो कारक, तुम्हें समास के लिए कारक का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। अगर कारक तुम्हें नहीं पता तो अभी पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है तुम्हारे कितने? 8 कारक, ठीक है। तो 8 कारक में जो पहला कारक है और जो आखिरी कारक है, ये दो कारक को हटा दो, ये जो बाकी बचे 6 कारक, ठीक है, ये तुम्हारे समास में आएंगे। यानी जब हम इसको विग्रह करेंगे तो ये जो 6 विभक्ति चिन्ह हैं, इनमें से कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह उसमें से तुम्हें आएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये 6, उसके बाद वो द्विगु वाला मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। पहले तुम्हारे ये 6 को याद रखना। और मैंने कहा तत्पुरुष समास में द्विगु समास और कर्मधारय समास भी आता है, लेकिन हम वो अलग से पढ़ेंगे क्योंकि बुक में अलग से चैप्टर में दिया है, ठीक है। तो हम 6 समास पढ़ेंगे। तो ये देखो तुम्हारा, पहले हम शुरू करते हैं कर्म तत्पुरुष। एक एक उदाहरण लेके बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये 6 तत्पुरुष समास भी कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, तत्पुरुष समास में सबसे पहला तत्पुरुष है कर्म तत्पुरुष। यहाँ पे मैंने लिखा है को का लग। को मतलब कर्म तत्पुरुष में जो विभक्ति चिन्ह है वो को ही है। ये लोग का मतलब होता है गायब होगा, जैसे कर्म तत्पुरुष में से गायब होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान से देखो। यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यहाँ पे को है, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो वो विभक्ति आ जाएगा, तब हमें पता लग जाएगा कि ये तत्पुरुष समास जो है ये कर्म तत्पुरुष है। इसी तरह से देखो, वन गमन, वन गमन मतलब वन को गमन, वन यानी जंगल, जंगल को गमन। सर्व प्रिय, सबका या फिर सबको प्रिय, सबको प्रिय होने वाला, ठीक है, वो सर्व प्रिय है। स्वर्गगत, स्वर्गगत में स्वर्ग को गया हुआ या फिर स्वर्ग को गया, ठीक है। जो मर जाता हम बोलते हैं स्वर्गत हो गया, ठीक है। स्वर्गत मतलब स्वर्ग को गया। इसी तरह शरणागत, शरण को आगत, अपने शरण में आना, आगत मतलब आना, शरण को आना। इसी तरह से मैं इसको मिटा के कर्ण तत्पुरुष का कुछ उदाहरण भी लिख देता हूँ, ठीक है। अगला जो तत्पुरुष समास है वो है तुम्हारा करण तत्पुरुष, ठीक है। मैंने करण लिखा है, मैं पूरा लिखना होगा नोट्स में, करण तत्पुरुष, ठीक है। से का लोप, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, कर्म तो हमने पढ़ लिया, करण से का लोप, से यहाँ का इसका विभक्ति है, इसका गायब होना, उसको हम कहते हैं करण तत्पुरुष। जैसे यहाँ पे लिखा है मुंह मांगा, ये समस्त पद है मुंह मांगा, और इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मुंह से मांगा, ठीक है। तो बोल कहते हैं ना, मुंह मांगा कि मत दूंगा, तुम जो भी मुंह से मांगोगे वो दे दूंगा, उसको मतलब मुंह से, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा, व्यक्ति को हम जन्मांध कहते हैं। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, ठीक है। मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो से है यहाँ पे लोप है, लोप यानी गायब होता है, और ये कहा? समस्त पद में। इस तरह के समास को हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो तत्पुरुष समास है वो है तुम्हारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष का विभक्ति है के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, विद्यालय, विद्या के लिए आलय,
गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो के लिए इसमें आ जाता है। जब हम कोई समस्त पद को विग्रह करोगे, पता लग गया कि वो तत्पुरुष समास है, लेकिन बीच में अगर विभक्ति के लिए आ रहा है तो समझ जाना वो क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। इसी तरह से रसोई घर, रसोई के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अपादान तत्पुरुष में यहाँ जो विभक्ति है से, तो हमने ध्यान से देखना, से विभक्ति हमने करण तत्पुरुष में भी लगाया था, लेकिन फर्क क्या है, अपादान तत्पुरुष में ये से का मतलब होता है अलग होना। जैसे यहाँ पे लिखा है ऋण मुक्त, ठीक है, ऋण से मुक्त, वो आदमी ऋण से मुक्त हो गया, मतलब ऋण से अलग हो गया। ठीक है, ऋण मतलब उधार। धनहीन, धन से हीन, अलग हुआ, पैसे है ही नहीं उसके पास। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त हो गया। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म के पद से भ्रष्ट हो गया। इसको हम कहते हैं तुम्हारा अपादान तत्पुरुष। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तुमको। इसके बाद दो कर्मधारय द्विगु समास और भी हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, जो अगला तत्पुरुष समास है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में हमें का, के, की ये विभक्ति मिलेंगे। जहाँ जब इसका लोप होता है उसको हम बोलते हैं लोप, यानी गायब होगा तो संबंध तत्पुरुष। जैसे यहाँ लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, भारत रत्न, भारत का रत्न। अमृत धारा, देखो अमृत की धारा, तो यहाँ पे कहाँ पे की, कहाँ पे का प्रयोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे मैं बताऊंगा राजनीति, राजा की नीति, नीति एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसी तरह से धारा एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इस तरह से अमृत की धारा, राजा की नीति, ठीक है, राजा का पुत्र। और जब हम इसको विग्रह करते हैं, इस तरह का विभक्ति अगर मिल जाता है तो तुम्हारा संबंध तत्पुरुष है। अच्छा बच्चों, अगला जो है हमारा वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में और पर, इसे जो विभक्ति है इसका लोप होगा, वो नहीं दिखेगा। देखो एग्जाम्पल, आप बीती, आप पर बीती, उसने अपनी आप बीती सुनाई। हम कहते हैं ना उसने अपने उसके ऊपर, मतलब आप पर बीती, अपने आप पर जो स्टोरी उस पर हुआ वो अपने हमें को वो सुना रहा है, हमको सुनाना, इसको कहते हैं आप बीती। उसने अपनी आप बीती सुनाई। जल मग्न, जल में मग्न या फिर जल में डूबा हुआ, वो जल मग्न है मतलब जल में डूबा हुआ है। इसी तरह से दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। वनवास, वन में वास। ठीक है, ये सब जितने विभक्ति हैं इसको हटा दो, ये विभक्ति में या पर, तो हमें जो भी यहाँ पे समस्त पद दिखेंगे ये तुम्हारा क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, देखो बच्चों अगला जो तत्पुरुष समास है वो है तुम्हारा द्विगु समास। द्विगु समास को तुम अलग से भी लिख सकते हो, तत्पुरुष नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने उसने 5 नंबर पे द्विगु लिखा था। ठीक है, तो द्विगु समास, द्विगु समास में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो द्वि का मतलब है 2 नंबर। ठीक है, ध्यान से तुम्हें याद रहने को आसानी रहेगा याद रहने में। द्विगु समास का पहला पद एक संख्या होता है। ठीक है, जो पहला पद हमेशा क्या होता है, एक संख्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार, मासों मतलब महीने। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्र का समूह। तुम समूह लिखो या समाहार लिखो, एक ही चीज है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी तुम लिख सकते हो 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया द्विगु समास। तो अगला जो समास है हमारा वो है तुम्हारा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में जब हम इसको विग्रह करेंगे तो है, जो, के समान, रूपी, ऐसे शब्द हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास में देखो, या तो देखो 2 पद होते हैं, दो शब्द होते हैं, तो एक तुम्हारा विशेषण का काम करेगा, एक विशेष्य का काम करेगा। ठीक है, या फिर एक उपमेय, एक उपमान। देखो मैं तुमको एग्जाम्पल दे, तुम्हें एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि इसमें विशेषण कौन सा है और इसमें छांटो ये विशेष्य कौन सा है, नहीं छांटे, मैं तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है काली मिर्च, काली है जो मिर्च, है जो आ गया, काली है जो मिर्च। और काली मिर्च मतलब यहाँ पे काली जो है ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, मतलब यहाँ पे एक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो विशेषण का काम करेगा तो ये तुम्हारा कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से उपमान, उपमेय और उपमान। क्योंकि यहाँ पे लिखा है चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। यहाँ पे ये देखो किसके बारे में बात हो रही है, मुख के बारे में। जिसके बारे में बात हो रही है वो तुम्हारा उपमेय है, और जिससे इसकी तुलना हो रही है वो है तुम्हारा उपमान। तो चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में ये नहीं पूछेगा उपमान उपमेय क्या है। अगर तुम्हें विशेषण विशेषण
नहीं समझ में आ पाया और इस तरह का वर्ड दिया चंद्रमुखी, तो तुम्हें ध्यान रखना है जिसके बारे में बात हो रहा है वो तुम्हारा है उपमेय, और जिससे उसकी तुलना हो रही है वो है तुम्हारा उपमान। ठीक है, तो कुछ उदाहरण मैं लिखता हूं तब तुम्हें समझ में आएगा। अगला जो हमारा समास है ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अंतर्गत यहाँ पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तुम्हारा मैंने बताया था है जो के समान रूपी। अच्छा ये तुम्हें बता दिया था। अच्छा देखो, सूरवीर, सूर के समान वीर, के समान आ गया। नील गाय, नीली है जो गाय। देखो यहाँ पे नील क्या है, उसका कलर बता रहा है, उस गाय का कलर बता रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये विशेषण का काम कर रहा है। नर सिंह, नर रूपी सिंह, मैंने बताया रूपी शब्द आएगा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, सर्प यानी सांप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे मैं कुछ भूल गया था तो यहाँ पे मैं लिख दिया। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा होता है कुछ समास जो है या तो कर्मधारय होता है या तो द्विगु होता है, और वही समास बहुब्रीहि होता है। तब हम कैसे पहचानेंगे या फिर कैसे उसका विग्रह करेंगे? हम जब उसका विग्रह करते हैं तो हमें उसी हिसाब से उसका समास का नाम लिखना है। जैसे मान लो चतुर्भुज, अगर हम ये देखो, चतुर मतलब चार, चार भुजाओं वाला, ये तो तुम्हारा द्विगु समास हो गया क्योंकि पहला पद तुम्हारा क्या है, एक संख्या है। ठीक है, अगर तुम चार भुजाओं वाला समूह या फिर चार भुजाओं का समूह लिखोगे तो तुम्हें क्या करना होगा, तो यहाँ पे तुम द्विगु समास लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम उसका जब विग्रह करते हो ये लिखोगे चार भुजाएं हैं जिसकी, और ब्रैकेट में तुम विष्णु लिखोगे, फिर तुम्हें क्या लिखना है, बहुब्रीहि समास लिखना है। ठीक है, इसी तरह से देखो नीलकंठ, नीलकंठ ये तुम्हारा नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, ये तुम्हारा कर्मधारय समास है। लेकिन यही नीला है कंठ जिसका लग गया तो ये शिव भगवान को बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ, तो यह तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा बहुब्रीहि। अगर एग्जाम में तुम्हें पूछा जाता है तो तुम्हारे मान लो चार ऑप्शन है। ठीक है, चार ऑप्शन में अगर तुम्हारा ये बहुब्रीहि नहीं है कर्मधारय है तो कर्मधारय ही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हारा दोनों है कर्मधारय और बहुब्रीहि तो तुम्हें बहुब्रीहि को ही प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि सबसे पहले एक नंबर पे बहुब्रीहि समास ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रहे कभी कभी एक से ज्यादा समास भी हो जाते हैं, लेकिन तुम जिस तरह से विग्रह करोगे वही तुम्हारा समास होगा। ठीक है, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया होगा तो तुम्हें ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि और ये दोनों दिया है तो तुम इसको चूज करो। ठीक है, देखो बच्चों जो हमारा आखिरी है एक्चुअली ये पहला है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में लिखा है क्योंकि बाकी जितने भी तुम्हारे हमने समास पढ़ा उसको जब हम विग्रह करते हैं हमें कुछ कॉमन वर्ड मिल जाते हैं। इसमें कोई कॉमन वर्ड नहीं है, हर तरह के वर्ड मिला हुआ होता है। ऐसे भी तुम समझ सकते हो, जैसे कोई अगर तुम्हें समस्त पद दिया है जब तुम उसको विग्रह कर रहे हो तो इस तरह से कोई कॉमन वर्ड नहीं दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अव्ययभाव समास ही हो। और इसका पहचानने का एक और तरीका है कि पहला पद इसका जो है एक अव्यय होगा। ठीक है, अव्यय यानी क्या होता है, ऐसे शब्द हिंदी में होते हैं जिसका कोई लिंग या वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, या फिर देखो अव्यय भी अगर तुम नहीं पता तो पहला शब्द उपसर्ग भी हो सकता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द दो बार यूज किया हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा यथा विधि, यथा तुम्हारा एक उपसर्ग है। ठीक है, यथा विधि, और ये एक अव्यय भी है। यथा विधि, विधि के अनुसार। ठीक है, आमरण, आमरण में आ क्या है तुम्हारा, क्या है, आमरण तुम्हारा एक उपसर्ग है। ठीक है, मरण तक, बेअसर, बे असर, असर के बिना, हाथों हाथ, जैसे मतलब एक शब्द दो बार यूज होता है